हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो आज हम करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या रीजंस था जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांति हुई और किस तरीके से फिर आगे का जो प्रोसेस रहता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। पहले वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, फिर आपकी डेमोक्रेसी, और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट वहां पे रूल करते हैं। और किस तरीके से फिर नेपोलियन बोनापार्ट के बाद फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी डिक्लेयर करी जाती है। तो वो सारी चीजें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है फोटो के अंदर, ये है आपका बेस्टाइल फोर्ट, जिसको वहां के आम लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रीजन भी जानेंगे हम कि क्या रीजन था जिसकी वजह से बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ना चाहते थे पेरिस के लोग। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे जो मेन जो रीजन है वो है ये। अब ये जो पर्सन आपको दिख रहा है, इनका नाम है लुई 16, और इनके टाइम में ही फ्रांस में क्रांति होती है। तो आप देख सकते हैं ये है फ्रांस के राजा लुई 16, और एक फोटो ये लगाई है मैंने इनकी। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखें फोटो को, कि लुई 16 वहां के राजा थे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक जो कि आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड। ये मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है कि ये है बेस्टाइल फोर्ट, ताकि आप चीजें विजुअलाइज कर सके। और ये है वहां के राजा लुई 16, जिसके टाइम में फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका हुआ है। अब आते हैं मेन रीजन के ऊपर कि फ्रांस के रेवोल्यूशन का मेन कारण क्या है, कि क्या रीजन था जिसकी वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई। बैकग्राउंड तो होगा कुछ, तो जैसे हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ा कि बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से लोग क्रांति करना चाह रहे थे, पर उन्हें कोई ठोस रीजन नहीं मिला। जैसे ह्यूम को एक रीजन मिला, उसके बाद उन्होंने क्रांति स्टार्ट कर दी भारत के अंदर, वैसे ही फ्रांस में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि किसी भी अगर आपको युद्ध को समझना है तो वहां के तीन रीजन देखो: इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। क्या रीजंस हैं, ठीक है, क्या कंडीशन है वहां पे, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, सोशल क्या है, और पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है वहां की। तो अब देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का रीजन क्या था। सबसे पहले अभी फिलहाल यहाँ पे 1789 में रूल कर रहा है कौन, लुई 16, जो कि आपके फ्रांस के राजा थे। पर इनसे पहले जो राजा थे, लुई 15 और 14, लुई 14। अब लुई 14 ने क्या किया, बहुत ज्यादा युद्ध किए हैं और कंट्रियों के साथ। अगर आप युद्ध करोगे तो आपका क्या होगा, पैसे लगेंगे। अगर पैसे लगते हैं और टैक्स आपके पास उतना ही आ रहा है, तो आपके कहीं ना कहीं जो खजाना है उसके अंदर कमी आएगी। पर इसको वो चीजें फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इसकी डेथ हो चुकी थी लुई 14 की। अब उसके बाद आए लुई 15। अब जो लुई 15 जब गद्दी पे बैठे, लुई 15 जब गद्दी पे बैठे, तो ये इनकेपेबल रूलर थे, इतने अच्छे रूलर हम नहीं कह सकते। और ऊपर से इन्होंने गलती क्या कर दी कि जो फ्रांस है उसको धकेल दिया अमेरिकन रेवोल्यूशन में, 1776 में, अमेरिका की क्रांति में। रीजन क्या है, देखो, फ्रांस है और एक है इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड की आपस में कभी नहीं बनती थी, और इंग्लैंड रूल कर रहा है कहां पे, अमेरिका के ऊपर। अमेरिका कॉलोनी थी इंग्लैंड की। तो फ्रांस ने सोचा, जब अमेरिका के लोगों ने क्रांति करी, तो फ्रांस के राजा ने सोचा लुई 15 ने कि मैं इनकी हेल्प करता हूं और इंग्लैंड के लिए एक अच्छा तमाचा होगा। ठीक है, तो लुई 15 ने भेज दी अपनी सेना फ्रांस के अंदर। अब आप सेना भेज रहे हो तो आपके क्या लगेंगे, पैसे तो लगेंगे। ठीक है, आपके पैसे लगेंगे, और पैसे आपके पास इतने हैं नहीं, क्योंकि आपके फादर ने भी बहुत ज्यादा जो वॉर है वो लड़ी है, जिसकी वजह से आपका खजाना बहुत ज्यादा कम हो चुका है। पर ये बात इन भाई साहब को समझ नहीं आई, और जो लोग फ्रांस के जो सोल्जर्स थे वो अमेरिका के अंदर गए, तो उन्होंने देखा कि अमेरिका अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है, और हम क्यों ना लड़े, हम यहाँ पे जो मोनार्की है इसको खत्म कर देंगे। तो कुछ आइडियाज जो हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के, वो अमेरिकन रेवोल्यूशन से भी इंस्पायर होके आए हैं।
क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं आपके फ्रांस के लोग, ठीक है। दूसरा रीजन क्या था कि जो आपका किंग लुई था, उनके, अब राजा तो राजा ही रहेगा, उनके जो शौक है वो पूरे करने हैं उनको, चाहे पैसा कहीं से भी आए। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो लाइफस्टाइल है वो हमेशा ही स्प्लेंडेड रखा, मतलब पूरे अच्छे खासे कपड़े पहनना, वही खर्चा करना, जिसकी वजह से आपका जो खजाना है, ठीक है, रॉयल कोफर है, खजाना है, उसमें कमी आ गई। चलो ये बात भी ठीक है। ऊपर से आपकी फ्रांस के अंदर क्या हुआ उस टाइम, अकाल पड़ गया, फसल नहीं हुई। अब और फसल नहीं होगी, यहाँ पे हमने बात करी लुई 14 के बारे में, 15 के बारे में, और 16 अब जैसे ही पावर में आता है, हमने देख लिया 15 ने क्या किया, और अब 16 गद्दी पे बैठ चुका है। और 16 जब गद्दी पे बैठा, उसने देखा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे हैं, मेरे जो फादर हैं और ग्रैंडफादर हैं उन्होंने सारे पैसे युद्ध के अंदर लगा दिए। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा मैं एक टैक्स लेके आता हूँ और टैक्स लगाऊंगा लोगों के ऊपर, और वहां से मेरे को क्या है, पैसे मिल जाएंगे। तो टैक्स तो लगा सकते हो आप, पर क्या हुआ उसी ईयर, क्या हुआ, आपकी जो फसल है वो भी खराब होगी। और अगर आप टैक्स लगा रहे हो तो टैक्स आएगा कहां से, लोगों का मेन बिजनेस क्या था, आपका एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर इस बार हुई नहीं, तो वहां पे आपकी एग्रीकल्चर ना होने के कारण जो है महंगाई भी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से लोग आपस में लड़ रहे थे खाने के लिए। तो राजा ने जो उसका कंट्रोलर जनरल था, ठीक है, उसको बुलाया कि यार मेरे पास पैसे की है कमी, तो आप मेरे को कोई आइडिया सजेस्ट करो जिससे मैं पैसे कमा सकूं। तो जो चार्ल्स अलेक्जेंडर था उसने आइडिया सजेस्ट किया कि आप जो टैक्स ले रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम अगर हम फ्रांस की सोसाइटी को देखें कि कैसे थी फ्रांस की सोसाइटी, तो उसको एक बार यहां पे समझ लेते हैं। फ्रांस की सोसाइटी, फ्रांस की सोसाइटी है 3 पार्ट्स में डिवाइड, 3 पार्ट्स, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड और थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में आते हैं क्लर्जी क्लास, आपके जो चर्च से रिलेटेड है, सेकंड में आते हैं नोबल्स, और थर्ड में आते हैं पीजेंट्स, शॉपकीपर्स, डेली वेज वर्कर्स, और आपकी मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास में अब लोग पढ़े लिखे हैं इस टाइम, तो वो भी इसके अंदर ही आते थे जो आपके गवर्नमेंट जॉब्स उस टाइम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्लर्गी और नोबल्स को छोड़ के जितनी पॉपुलेशन बच चुकी है फ्रांस की, वो आती है थर्ड एस्टेट के अंदर। और फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, थर्ड एस्टेट को टैक्स पे करना है, सारा टैक्स थर्ड एस्टेट से ही लिया जाएगा। तो सोसाइटी हमने देख ली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सेकंड को कोई टैक्स नहीं है, अगर टैक्स है तो उसमें भी उनको छूट मिल जाती थी, और इनको टैक्स देने का तो अधिकार नहीं है, पर कलेक्ट करने का अधिकार दिया है राजा ने। और थर्ड एस्टेट को सिर्फ एक ही काम दिया है कि आप टैक्स पे करोगे, ऐसा कुछ था वहां पे। तो मैंने यहाँ पे फ्रांस की जो सोसाइटी है उसके बारे में बताया कि किस तरीके से डिवाइड थी। तो जो राजा ने अपॉइंट किया कंट्रोलर जनरल को, चार्ल्स को, तो चार्ल्स ने सजेस्ट किया कि आप हर एक क्लास से टैक्स ले, क्लर्की क्लास से भी ले, नोबल से भी आप टैक्स ले, यही एक सॉल्यूशन है आपकी इनकम बढ़ाने का। तो राजा ने कहा चलो ठीक है टैक्स ले लेंगे, पर राजा के पास इतनी पावर नहीं होती थी कि वो अपने आप टैक्स इंक्रीज कर सके या इंपोज कर सके, तो उसको बुलाना था एस्टेट जनरल। ये मिलके क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे टैक्स अगर बढ़ाना है या नहीं। ये लास्ट टाइम मिली थी एस्टेट जनरल 1614 में, और उसके बाद 1789 के अंदर इसको बुलाया जा रहा है, ठीक है। मतलब नियर अबाउट आप समझ सकते हो 150 साल से ऊपर हो चुके हैं, एस्टेट जनरल की कोई मीटिंग नहीं हुई थी। पर इस राजा ने सोचा कि अब एस्टेट जनरल को तो बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, टैक्स इंक्रीज करना है। अब एस्टेट जनरल भी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, वही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एस्टेट जनरल कैसे डिवाइड थी आपकी, अब एस्टेट जनरल में क्या था कि फर्स्ट एस्टेट के 300 मेंबर, सेकंड के 300 मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, और थर्ड के भी 300 मेंबर पार्टिसिपेट, इसके 600 सॉरी, पर 300 जो मेंबर्स हैं इनका 1 वोट काउंट होगा, इनका भी और इनका भी। अब ये क्यों चाहेंगे हमारे ऊपर टैक्स इंपोज हो, ये तो नहीं चाहेंगे कभी भी। तो थर्ड एस्टेट ने डिमांड रखी कि 1 पर्सन 1 वोट,
कि एक आदमी को एक ही काउंट करो ताकि इनके 600 वोट बन पाए और इन दोनों को मिला के भी 600, ताकि इनमें से अगर एक दो भी साइड आते हैं तो ये जो चाहते हैं थर्ड एस्टेट वाले वही कानून ये पास करा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के और कोजेस क्या है। एक तो हमने डिस्कस किया कि फ्रांस की सोसाइटी डिवाइड है, टैक्स इंपोज करना चाहता है राजा, क्योंकि राजा के पास इतनी इनकम थी नहीं। ठीक है, तो अब और देखते हैं कोजेस। सबसे पहले अगर हम बात करें सोशल कोज की, सामाजिक जो कारण क्या है। सामाजिक कारण मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि क्लर्की क्लास और नोबल्स को कोई टैक्स नहीं देना। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्की और सेकंड एस्टेट में आपका नोबल्स आते हैं, और थर्ड एस्टेट में आपके आते थे कौन, आपके जो पीजेंट्स हैं या वर्कर्स हैं वो। अब फर्स्ट और सेकंड को टैक्स नहीं देना, थर्ड को टैक्स देना है, जिसकी वजह से आम जनता जो थी, जिनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो चुका था टैक्स का और इनकम इतनी थी नहीं, जिसकी वजह से वो क्रांति चाहते थे, वो चेंज चाहते थे कि टैक्स हम अकेले पे क्यों करें, अगर आपको टैक्स चाहिए तो आप क्लर्की क्लास के ऊपर भी लगाओ और नोबल्स के ऊपर भी लगाओ। ये थे सोशल जो आपका कोज था। सामाजिक आपकी असमानता थी या समाज में सोसाइटी में डिफरेंसेस थे फर्स्ट सेकंड और थर्ड एस्टेट में। अब सेकंड जो रीजन है, सेकंड रीजन है आपका इकोनॉमिक कोज क्या थे। अब क्या हुआ, अमेरिका की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लुई 15 ने अपनी सेना भेजी थी, उसका परिणाम क्या हुआ, जो राजा की संपत्ति थी वो हो चुकी है कम। अब राजा के पास एक ही सॉल्यूशन है कि वो क्या करे, टैक्स इंक्रीज करे लोगों के ऊपर, और टैक्स वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो देखो टैक्स पे कर ही नहीं रही, और थर्ड एस्टेट के ऊपर आप कितना टैक्स पे करोगे, मतलब कितना टैक्स लगाओगे। ठीक है, उनके ऊपर पहले से ही टैक्स है और वो चाहते हैं थर्ड एस्टेट की अगर आपको टैक्स लेना है तो आप ले फर्स्ट और सेकंड से, हमेशा हमारे ऊपर ही अत्याचार क्यों करते हो। उसके बाद थर्ड रीजन पॉलिटिकल कोज क्या थी। अब लुई 15 जो है, सॉरी लुई 16 ऑटोक्रेट था और बहुत ज्यादा वीक रूलर है। ठीक है, मतलब उनको इतनी टेंशन है नहीं आम जनता को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, बस वो अपनी जो लग्जरी लाइफ है उसको बिताने में मसरूफ है, और ये बिता रहे हैं वर्साइल के जो आपका फोर्ट था, वर्साइल फोर्ट के अंदर, जो कि पेरिस से बाहर है, जो कि मैंने फर्स्ट अभी शायद मैं आपको दिखाऊंगा, वर्साइल ये आ गया। ठीक है, राजा बैठा है आपका यहाँ पे, उसको कोई टेंशन नहीं, आम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, कितना टैक्स पे करना पड़ता है, वो सारी चीजें, बस उसने कह दिया मैं तो टैक्स लूंगा इतना, आप कहीं से पे करो। तो जिसकी वजह से लोगों को लगा कि राजा तो आराम से ऐश कर रहा है और हमारे ऊपर इतने ज्यादा टैक्सेस और अत्याचार हो रहे हैं। दूसरा क्या हुआ, खाना ना होने के कारण क्या हुआ, आपका बहुत ज्यादा पॉवर्टी आ चुकी थी क्योंकि आपकी फसल भी नहीं हुई, और मेन किसान की इनकम है वो फसल बेच के ही होती है, और फसल नहीं हुई, एक तो पैसे नहीं आए आपके पास, और ऊपर से, एक सेकंड थोड़ा पीछे करते हैं इसको, हाँ, पैसे भी नहीं आए और ऊपर से खाने को भी कुछ नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई, अब फसल नहीं होगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ी तो आम लोगों को खाना नहीं मिला, जिसकी वजह से वो क्रांति करने पे मजबूर हो चुके थे। इंटेलेक्चुअल कोज क्या है, अब 18 सेंचुरी के आते आते क्या हुआ, बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, वो आ चुके थे फ्रांस की सोसाइटी में, और उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया किंग की जो अथॉरिटी थी, कि आपको किसने कहा है कि आप डिवाइन राइट्स रखते हो। किस राजा पहले क्या करते थे कि मेरे को तो भगवान ने अपॉइंट किया है, और उसके अपॉइंट करने के कारण मैं आपकी सेवा में यहाँ हाजिर हूँ, और आप क्वेश्चन नहीं कर सकते किंग की अथॉरिटी को। ऐसा कुछ था जैसा कि हमारे इंडिया के अंदर बलबन डिवाइन थ्योरी जो देता है वहां पे हमें देखने को मिलता है। तो अब क्वेश्चन करने वाले बहुत ज्यादा आ चुके हैं, जोन लोक हैं, उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद आपके मोंटेस्क्यू हैं, रूसो हैं, उन्होंने क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए राजा की या किंग की अथॉरिटी को, कि आपको काम करना पड़ेगा लोगों के लिए, और हम नहीं चाहते कि जो पावर कंसंट्रेशन है एक पर्सन के हाथ में हो। और अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल लेते हैं हम जॉन लोक का, एक सेकेंड, हाँ, जॉन लोक का, और इन्होंने क्या किया कि जो डिवाइन राइट्स आपको प्राप्त है ना, वो सब क्या है, झूठ है। क्या है, सब झूठ है। जॉन लोक ने कह दिया कोई डिवाइन राइट्स नहीं होते राजा के पास। उसके बाद आपका रूसो, रूसो ने कहा कि जो लोग हैं और राजा है
उनके बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बीच राजा आपका रूल करता है, मतलब राजा के पास अथॉरिटी है जब तक आपके लोग चाहें, अगर लोगों के लिए काम नहीं करता राजा तो उसको हम हटा सकते हैं। ऐसा कुछ रूसो ने प्रपोज किया। मोंटेस्क्यू ने कह दिया कि राजा की जो पावर है वो एक हाथ में क्या है, कंसंट्रेट है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जैसा कि हमें आज के टाइम में देखने को मिलता है। फर्स्ट सोशल कोज, सामाजिक भेदभाव फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट में। इकोनॉमिक, अमेरिका का युद्ध हुआ जिसके बाद राजा ने ज्यादा टैक्स इंपोज करने स्टार्ट कर दिए थर्ड स्टेट पे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पे तो वो वैसे भी नहीं कर सकता था क्योंकि उनको छूट दे रखी थी। और पॉलिटिकल हम देखें तो पॉलिटिकल कोज क्या थे कि वहां पे राजा को कोई मतलब नहीं था लोग क्या कर रहे हैं, किस टाइप से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, फसल खराब हुई है या अच्छी हुई है, बस राजा अपने महल में अपने शौक पूरे कर रहा है और कुछ उसको लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से 1789 में फसल भी खराब हुई थी और जो वाइड स्प्रेड हंगर जो है वो फैल चुका था और आपके जो नॉर्मल जो कॉमोडिटी है, डेली यूज की चीजें हैं, उनके रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। इंटेलेक्चुअल, बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, फ्रेंच फिलोसफर्स, वो आ चुके थे सोसाइटी में और उन्होंने किंग की अथॉरिटी को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था। और आगे दिखाते हैं आपको प्लेस ऑफ वर्साइल, यहाँ पे आपका किंग रहता था, ठीक है। ये आपका पेरिस से थोड़ा सा बाहर जाके है और राजा को कोई मतलब नहीं है, वो अपने इस शानदार महल के अंदर अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर रहा था, ठीक है। मेन रीजन क्या था टैक्स बढ़ाने का? एक रीजन और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरे को अभी ध्यान में आया है। मेन रीजन क्या था? मेन रीजन था कि राजा ने जब अमेरिका के अंदर वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया तो वहां पे राजा को बहुत ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ा या पैसे इन्वेस्ट करने पड़े उसके अंदर। और राजा क्या करता था, पैसे जो मनी लैंडर्स हैं उनसे लेते थे, ठीक है। अब सारे पैसे राजा के पास तो नहीं है, और भी तो अमीर आदमी होंगे सोसाइटी के अंदर, तो उन लोगों ने क्या किया, जब राजा टैक्स पे नहीं कर पाया टाइम पे तो उन्होंने टैक्स के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर दिया, आपका इंटरेस्ट रेट लगाना, इंटरेस्ट रेट लगाना स्टार्ट कर दिया। अब राजा को टेंशन की मैं इतना इंटरेस्ट पे कहां से करूंगा, ठीक है। अगर इंटरेस्ट पे कर दिया तो फाइनल अमाउंट कब पे करूंगा, तो राजा यहाँ पे कंफ्यूज हो चुका था। तो राजा ने सोचा चलो टैक्स बढ़ा देते हैं, घर की बात है, ठीक है। तो ये आप देख लें स्टेजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो स्टेज है, अब तक हमने रीजन की बात करी कि क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा, और अब हम बात करेंगे कैसे वो स्टार्ट हुआ है आपका फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन, ठीक है। तो फ्रांस का जो रेवोल्यूशन है वो कैसे स्टार्ट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या किया, राजा जब टैक्स लगाना चाहता था तो राजा ने क्या किया, तीनों एस्टेट्स को बुलाया और तीनों एस्टेट्स को बुला के यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस्टेट को बुला लिया। अब तीनों एस्टेट को बुलाया कि टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा थर्ड ने कि हम पे नहीं करेंगे, हर बार हम ही क्यों। तो राजा ने कहा मैं फर्स्ट और सेकंड पे टैक्स लगाना चाहता हूं। तो थर्ड एस्टेट के जो लोग हैं वो खुश हुए, पर यहाँ पे हो गया डेड लॉक, मतलब कोई नतीजा नहीं निकल के आया। तो जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, मैंने बताया नतीजा क्यों नहीं निकल के आया, 300 मेंबर और 600, ये चाहते थे 1% 1 वोट काउंट हो, और ये नहीं चाहते थे कि 1% 1 वोट काउंट हो फर्स्ट और सेकंड। तो जिसकी वजह से डेडलॉक हो गया और कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया। अब रिजल्ट नहीं आया उसका रीजन क्या हुआ, थर्ड स्टेट आपकी विड्रॉ कर लेती है और कहती है कि आज से हम ही क्या है, नेशनल असेंबली है। और थर्ड स्टेट में आपके वर्कर्स नहीं है, जो आपकी एजुकेटेड क्लास थी वही थी थर्ड स्टेट के अंदर, ये आमने सामने बैठे थे और ये आपके पीछे खड़े हैं जब आपके इनको बुलाया गया था पैलेस ऑफ वर्साइल के अंदर। तो थर्ड स्टेट आपका बाहर निकलती है और डिक्लेयर करती है कि आज से हम क्या है, नेशनल असेंबली, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और उनको काम मिला था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, तो इन्होंने डिक्लेयर किया जून 17 1789 को, और इकट्ठा हुए थे ये टेनिस कोर्ट के अंदर, पैलेस ऑफ वर्साइल के अंदर, और इन्होंने शपथ ली कि हम तब तक अलग नहीं होंगे जब तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते। और कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने फाइनल बनाया कब, 1791 में,
तो अब हमने बात करी, सबसे पहले स्टेट जनरल मिलती है और मिलने के बाद उनका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट ना आने के कारण थर्ड स्टेट आपका टेनिस कोर्ट में मिलती है और अपने आप को डिक्लेयर करती है नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली डिक्लेयर करके कहती है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मोनार्की से, राजा से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम क्या करना चाहते हैं, पावर को लिमिट करना चाहते हैं। मतलब राजा की पावर है उसको कम करना चाहते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो ये कहा आपका थर्ड स्टेट ने, तो उन्होंने, राजा ने भी स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने का रीजन क्या था, क्योंकि जब आपके ये मिले थर्ड स्टेट के लोग नेशनल असेंबली, बात है आपकी 14 ऑफ जून की, सॉरी जुलाई की है, 14 ऑफ जुलाई, वो आगे डिस्कस कर लेंगे हम। ये है गिलोटिन प्रोसेस। ये प्रोसेस आपका फ्रांस के अंदर होता था। मान लो अगर कोई पर्सन को सजा देनी हो तो उसको क्या किया जाता था, गिलोटिन। ऊपर आप देख रहे होंगे ये ब्लेड है, और किसी भी पर्सन को अगर गिलोटिन करना है तो यहाँ पे उसको डाल दिया जाएगा, ठीक है। वो डालने के बाद ऊपर से ये ब्लेड है, ये रस्सी दिख रही होगी आपको, इसको छोड़ दिया जाता था और ब्लेड, जो बंदा यहाँ पे बीच में रख रखा है जिसकी गर्दन, उसका सिर अलग और बाकी पार्ट अलग, इसी प्रोसेस को बोलते हैं गिलोटिन। ये आपको यहाँ पे ब्लेड दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, बिल्कुल फाइन, ठीक है, ये गिलोटिन प्रोसेस। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारा जो है, अब फ्रांस की रेवोल्यूशन, इन्होंने कह दिया कि चलो ठीक है जी हम तो मिल लिए, और हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। उसी टाइम क्या होता है, जब नेशनल असेंबली आपका संविधान बनाने में मसरूफ थी, उसी टाइम आपका फियर की भावना आती है लोगों के मन में। फियर कैसे आता है कि लोगों के बीच में एक अफवाह फैलती है कि जो राजा है वो आपकी क्रॉप्स को नष्ट करवा देगा क्योंकि आप टैक्स पे नहीं करना चाहते। ऐसी अफवाह वहां के लोगों के अंदर फैल गई। अब लोगों के अंदर ये अफवाह फैली तो लोग पहले से परेशान थे क्योंकि उनकी फसल इस बार नहीं हुई थी, और फसल ना होने के कारण लोगों ने सोचा क्यों ना राजा हमारे ऊपर अटैक करे, उससे पहले हम ही क्यों ना करते। तो नियर अबाउट 7,000 आदमी और औरतें इकट्ठा होकर आपका बेस्टाइल जो फोर्ट है उसकी तरफ चलते हैं। क्यों, क्योंकि बेस्टाइल फोर्ट राजा की डेस्पोट पावर का एक नमूना था। मतलब जो भी राजा के खिलाफ बोलता, राजा उसको इस फोर्ट के अंदर जेल में बंद करवा देता। ऐसी कुछ उन लोगों के बीच में कहानियां चल रही थी। तो अब आपका बेस्टाइल जो फोर्ट है उसको, उसकी तरफ चले जुलाई 14 1789 को, और वहां पे जाके इस फोर्ट को तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद जब इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं लोग, तो जो लोग चाहते थे कि इस फोर्ट को तोड़ना चाहिए, उन्होंने उन टुकड़ों को भी परचेज किया पैसे देके, ठीक है, चाहे उनके पास खाने के ना हो पर इसको जरूर परचेज किया उन्होंने। तब क्या हुआ, बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ दिया और जितने भी यहाँ पे प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया, और यहाँ से हथियार उठाए और वो चल दिया आपका क्रांति करने की तरफ, ठीक है। और यहां से आपकी शुरुआत होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। जुलाई 14 1789 आपका शुरुआत करता है किसकी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की। और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे क्या हुआ, अब लोग जो बढ़ चुके हैं उन्होंने क्या काम करना स्टार्ट किया, जो टैक्स कलेक्टर्स थे, ठीक है, पीजेंट्स क्या करने लगे, टैक्स कलेक्टर्स थे जो टैक्स इकट्ठा करते थे उनके घरों में जाने लगे, और उनकी जो कॉपीज थी जिसके अंदर उन्होंने टैक्स के हिसाब किताब लिख रखा था उनको जलाना स्टार्ट कर दिया। जिसकी वजह से जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो टैक्स कलेक्टर थे, वो देश छोड़ के भागने लगे क्योंकि उनके मन में आ चुका था फियर कि भाई ये लोग अब हमें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा सहन किया है अब तक। तो ये दोबारा से मैंने फोटो ली है पैलेस ऑफ वर्साइल की, और आप इसको देखें कितना अच्छा है। आज के टाइम में भी इसको बिल्कुल मतलब लोग विजिट करते होंगे फ्रांस के, तो काफी। अब डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, आपका डिक्लेयर कर दिया कि हर एक आदमी के क्या है, अधिकार हैं, ठीक है, हर एक सिटीजन के अधिकार हैं। और ये पब्लिश किए 26 अगस्त 1789 में। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस और बहुत सारे जो राइट्स हैं वो इन्होंने पब्लिश कर दिए। फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया नेशनल असेंबली ने वो आपका अडॉप्ट हुआ कब, सितंबर 3 1791। इट सिंबलाइज ए न्यू, अब फ्रांस की सोसाइटी आ चुकी है। यहां तक देखो राजा को नहीं मारा गया, यहाँ पे राजा आपका पावर होल्ड करके बैठा है अभी तक, यहाँ पे मोनार्की है। राजा की डेथ होगी 1793 में,
जनवरी या शायद फरवरी के अंदर ही। तो इस टाइम क्या हुआ, जो लोग बोले, नेशनल असेंबली ने कह दिया राइट्स तो हैं मैन को, पर किनको, जो आपका टैक्स पे करता है। मिडिल क्लास ने भी क्या कर दिया, गेम खेला कि जो लोग एजुकेटेड है, टैक्स पे करते हैं, उन्हीं को राइट्स है कि वो वोट डाल सके, और उनको जो वोट डाल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं वो एक्टिव सिटीजन, और नहीं डाल सकते वो पैसिव सिटीजन में काउंट किए जाने लगे। तो इससे जो और जो लोग थे, मतलब बहुत ज्यादा रेडिकल जो एलिमेंट्स थे सोसाइटी के, ठीक है, जैसे कि डेंटन और मैक्सिमिलियन रोबिस्पेयर, जो आपके आगे जाके जैकोबियन क्लब की स्थापना करेंगे, वो बोले राजा को ट्रायल किया जाए और इनको एग्जीक्यूट किया जाए अगर ये आपके दोषी पाए जाते हैं। और इन्होंने कहा रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आओ, ना कि मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशनल, मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जिसकी वजह से आपका क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने कह दिया, चलो इनकी बात चलती रही। उसके बाद क्या हुआ, आपका जो ये ग्रुप है, इनको पता चला कि राजा जो है, किंग जो है, वो पर्सिया के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, और उस एग्रीमेंट में क्या लिखा था कि राजा की हेल्प करेगा पर्सिया और ऑस्ट्रिया दोबारा से राजा की पावर को यहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए। क्यों, क्योंकि उनको भी डर था अगर फ्रांस में ऐसा हुआ तो कल को हमारा तख्ता भी पलट कर सकती है जनता, इस करके उन्होंने राजा की हेल्प करना स्वीकार किया। तो एक क्या हुआ, पीछे से राजा भागने का प्लान बना रहा है, तो लोगों को ये बात पता चली और लोगों ने राजा को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद क्या किया, राजा का चलवाया ट्रायल, और 1793 में राजा को गिलोटिन कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। अब राजा को एग्जीक्यूट तो कर दिया, ठीक है, और इन्होंने कुछ टाइम तक, मतलब कई घंटों तक राजा को बंदी बना के रखा था। थोड़ा सा दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन, राइन ऑफ टेरर। इसमें क्या हुआ, जो लुई 16 था उसको अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया नेशनल कन्वेंशन। जो लोग थे ज्यादा रेडिकल, उनको इसमें नेशनल असेंबली में कहा कि ये काम नहीं कर रही है, तो मोनार्की को मेंटेन करके बैठे हैं, हमें मोनार्की नहीं चाहिए, तो उन्होंने उनको हटा के, नेशनल असेंबली को हटा के, जो आपका अब आएगा वो आएगा नेशनल कन्वेंशन, और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया क्या, रिपब्लिक फ्रांस को, मतलब यहाँ का हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड होंगे, और कंप्लीटली अबोलिश कर दिया मोनार्की को, राजा को 21 जनवरी 1793 को एग्जीक्यूट कर दिया गद्दारी के मामले में, और साथ में उनकी जो वाइफ थी मैरिया एंटोनियट, उनको भी 9 महीने बाद गिलोटिन कर दिया गया था। अब जो नेशनल कन्वेंशन है, नेशनल कन्वेंशन की जो पावर है वो आ चुकी है रोबिस्फेयर, मैक्सिमिलियन रोबिस्फेयर के हाथ में। अब साथ में आप पैरेलली देख रहे होंगे एक जैकोबियन क्लब बना, जैकोबियन क्लब। अब हमने बात करी नेशनल असेंबली में थे एजुकेटेड लोग, जो थर्ड क्लास के थे, मिडिल क्लास, जो टैक्स पे कर सकते थे, पर जैकोबियन में क्या थे, आपके शॉपकीपर्स, डेली वेज वर्कर्स, शू मेकर्स, पेंटर्स, ऐसे लोगों ने जैकोबियन क्लब को ज्वाइन किया, जो कि बहुत ज्यादा रेडिकल थे, और इंस्पायर हुए किससे, मैक्सिमिलियन रोबिस्पेयर, जो कि इस क्लब का चेयरमैन भी था। ठीक है, और यहां से कुछ ऐसा चलता है पैरेलली, और ये नेशनल असेंबली को हटा के नेशनल कन्वेंशन की स्थापना करते हैं। स्टार्टिंग में तो जो आपका है ये बहुत अच्छा काम करते हैं नेशनल कन्वेंशन, जैसे कि जो राइट्स हैं वुमेन्स के, वो रिस्टोर करते हैं, जैसे कि वो स्कूल के अंदर जा सकते हैं, स्कूलिंग उनके लिए स्टार्ट कर दी, और जो उनकी मैरिज है वो आप फोर्सफुली नहीं करा सकते। उसके बाद और भी बहुत सारे इन्होंने चेंजेस किए, जॉब्स, वुमेन्स के लिए जॉब्स क्रिएट कर दी कि वुमेन्स जॉब्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वो जॉब्स भी कर सकती हैं, ऐसा कुछ इन्होंने चेंज किया। पर बाद में इन्होंने क्या किया, बाद में इन्होंने जो भी मैक्सिमिलियन रोबिस्फेयर के खिलाफ बोलता उसी को एग्जीक्यूट कर देना, मतलब इनके खिलाफ जो भी बोलेगा उसको क्या किया जाएगा, सजा मिलेगी। तो इस चीज से लोग तंग आ चुके थे, और राइन ऑफ टेरर हम कहते हैं 1793 और 94 के टाइम में, जब आपका मैक्सिमिलियन की पावर बिल्कुल पीक पे थी उस टाइम को। तो 28 जुलाई 1794 को एग्जीक्यूट कर दिया, रोबिस्फेयर को भी चढ़ा दिया तख्ते के ऊपर। और उसके बाद क्या होता है वो हम देखते हैं नेक्स्ट। तो मैक्सिमिलियन के मरने के बाद क्या हुआ, जो आपकी वेल्दी क्लास थी उन्होंने फिर से पावर कैप्चर कर ली, और नेशनल
कन्वेंशन जो है, ठीक है, उसको खत्म कर दिया और लेके आए डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर क्या था, बाइकैमरल लेजिस्लेचर लेके आए यहाँ पे, और ये लेजिस्लेचर के मेंबर आपके डायरेक्टरी के 5 मेंबर्स को चुनेंगे। पर यहाँ पे हुआ क्या, जो डायरेक्टरी थी और लेजिस्लेचर्स थी, इनके बीच में आपस में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि डायरेक्टरी के मेंबर्स जब लेजिस्लेचर चेंज करता तो ये मेंबर्स अपने आप को रिप्लेस नहीं होने देना चाहते थे, और इसी का फायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने इन डायरेक्टरी के मेंबर्स की हेल्प की, और हेल्प करने के बाद नेपोलियन को पता चल गया, और इन्होंने डायरेक्टरी के मेंबर्स की हेल्प की तो क्या किया, नेपोलियन ने आराम आराम से पावर गेन करना स्टार्ट कर दिया, और कुछ टाइम बाद डायरेक्टरी को खत्म करके तख्ता पलट कर देता है डायरेक्टरी का, और खुद को क्या कर लेता है, डिक्लेयर कर देता है क्या, एम्परर ऑफ फ्रांस। एम्परर ऑफ फ्रांस डिक्लेयर करता है कौन, नेपोलियन। अब एम्परर ऑफ फ्रांस डिक्लेयर करने के बाद नेपोलियन क्या करता है, जो आसपास की कंट्रीज थी, ठीक है, उनके ऊपर अटैक करना और उनको एनेक्स करने का काम करता है आपका नेपोलियन। और उसके बाद 1850 के अंदर क्या हुआ, एक बैटल होगी जो कि है बैटल ऑफ वाटरलू, जिसके अंदर अदर कंट्रीज मिलके नेपोलियन को हराती हैं, और नेपोलियन को हराने के साथ यहाँ पे क्या होता है, नेपोलियन की समाप्ति, और दोबारा से यहाँ पे आपका रिपब्लिक बनेगा फ्रांस। वो सारी चीजें हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं जो पीछे हमने किया है। उसके बाद हमारा अलग से टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जब आपका फ्रांस इंडिपेंडेंस हो जाता है, ठीक है। तो हमने बात किया कि हमें सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो एनलाइटनमेंट, लोगों के अंदर जागरूकता हुई, डेमोक्रेसी के बारे में पता चला, और अदर पार्ट्स थे यूरोप में, यूरोप की अदर कंट्रीज थी जैसे ऑस्ट्रिया, पर्सिया, ठीक है, वहां पे भी जो मोनार्की है उसको हटाया गया, और हटा के वहां पे भी आपकी क्या हुई, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करी गई। तो फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद आपकी अदर कंट्रीज थी यूरोप में, वो भी इंस्पायर हुई, और वहां पे भी आपके राजा का तख्ता पलट करके आम जनता ने अपने नुमाइंदों को अपॉइंट किया। और कहीं ना कहीं इंडियन जो इंडिपेंडेंस है, इंडियन इंडिपेंडेंस है, वो भी फ्रांस की रेवोल्यूशन से इंस्पायर थी। और जो हमने आइडियाज लिए हैं, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, वो कहां से लिए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कहां से लिए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने ये आइडियाज हमारे लिए हैं, जो हमारे प्रीएम्बल के अंदर हमने ऐड कर रखे हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक टॉपिक है, और हम इसको और भी ज्यादा डेप्थ और डिटेल में कर सकते हैं, पर अपने काम का इतना ही है। तो आई थिंक वीडियो आपको समझ आया होगा। तो उम्मीद है कि आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हुए होंगे। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से। ये यहां से हमने स्टार्ट किया था, ये था आपका बेस्टाइल फोर्ट, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, ये है आपका लुई 16, जो कि वहां के राजा थे, जिनको बाद में गिलोटिन किया गया 1793 जनवरी 21 को। तो पूछ सकते हैं राजा कौन था, बैकग्राउंड क्या था, पुअर क्रॉप फेलियर था। उसके बाद टैक्स इंपोज कर रहा है राजा। टैक्स इंपोज क्यों, क्योंकि उसने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेशन किया था। उसके बाद अलग अलग जो कोजेस हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं, और ये मैंने पहले से दिखाया आपको। और स्टेट जर्नल मिलता है, उसके बाद नेशनल असेंबली बनेगा, नेशनल असेंबली के बाद नेशनल कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन के बाद डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी के बाद नेपोलियन बोनापार्ट, और नेपोलियन बोनापार्ट के बाद आपका फ्रांस डिक्लेयर होगा इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।